Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the nature of Indian knowledge system. We all are aware about this term, that there is a buzzword about the term IKS in the contemporary education system because of NEP 2020. Because NEP 2020 has mandated that we must integrate IKS at all levels of education. बात हो रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की या भारतीय ज्ञान निकाय सिस्टम देखें तो निकाय, वैसे भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं। तो IKS पे हम लोगों ने एक दो बार बात की, लेकिन अभी नेचर और स्कोप रह गया था, तो आगे पीछे करके मैं IKS कवर कर लूंगी। तो मुझे लगा आपसे ये बात करनी चाहिए। तो IKS क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? इंडिया इज ए कंट्री विद ए लॉन्ग सर्वाइविंग सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, है ना। हमारा ऐसा देश है जो हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, मानवता के लिए बहुत पुरानी सभ्यता और इतिहास और हमारा प्रैक्टिस रहा है। और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली नॉलेज जनरेटिंग इन नेचर। वस्तुतः मनुष्य का नेचर ऐसा है कि वो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान उत्पन्न करने की उसमें रहता है। इंडोव्ड विद यूनिक कैपेबिलिटीज। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को विशेष गुण और योग्यताएं मिली हुई हैं। कौन कौन से वो गुण हैं? जैसे कि हमारे अंदर विभेद करने की क्षमता है, हम तर्क कर सकते हैं, हम रैशनैलिटी के साथ काम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स कॉन्स्टेंटली प्रोसेस द न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज। तो जो ज्ञान हमको मिलता है हम उसको प्रोसेस करते रहते हैं, ये ह्यूमन बींग्स की खासियत है। Therefore, it is not surprising, इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं होगा that a rich repository of knowledge accumulated in the Indian subcontinent and manifested in terms of traditions and practices। चूंकि हमारा इतना पुराना इतिहास है और मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो ज्ञान उत्पन्न करता रहता है, ज्ञान की प्रोसेसिंग करता रहता है, तो इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि इतना पुराना है उसके पास एक रिच रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है, मतलब ज्ञान का एक रिच भंडार है ना, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस के रूप में। और क्या है IKS? इंडियन सिविलाइजेशन इज ऑलवेज अटैच ग्रेट वैल्यू टू नॉलेज। हमेशा से ही हमारी सभ्यता ने ज्ञान को बहुत महत्ता दी है ना। विटनेस इट्स अमेजिंगली लार्ज बॉडी ऑफ इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे बौद्धिक टेक्स्ट हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है, वेद के रूप में कहा जाता है कि मानव की प्रथम रचना है ये। इट्स अटेस्टेड ट्रेडिशन ऑफ टेक्स्ट, थिंकर्स एंड स्कूल्स इन सो मेनी डोमेन्स ऑफ नॉलेज। तो हमेशा से ही भारतीय परंपरा जो रही है वो ज्ञान की रही है। अवर्स इज वन ऑफ द ओनली कंटिन्यूइंग सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमारी जो सभ्यता है वो एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो कंटिन्यूअसली सर्वाइव कर रही है। और भी थी, मेसोपोटामिया और ये सब है ना, जो पुराने नाम सुनाई देते हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता अभी तक चल रही है। तो इसलिए बहुत ज्ञान का स्रोत हमारे पास है जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया है और जिसका किसी भी समाज के लिए बहुत मूल्य होता है। इट इनेबल्स द करेंट जनरेशन टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेसेस एंड फ्रेमवर्क्स। तो ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान का भंडार है, वो जो करंट जनरेशन है, जो ये पीढ़ी इस वक्त चल रही है, उसको ये समझने के लिए मदद करेगा, उसकी थॉट प्रोसेसिंग में मदद करेगा और एनालाइज और जो करंट जनरेशन है वो क्या कर पाएगी? एनालाइज द रिसीव विजडम इन ए कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट। मतलब जो हमको विवेक और ज्ञान मिला है अपने पूर्वजों से, उसको समकालीन परिदृश्य में हम उसको विश्लेषण कर सकते हैं। न्यू एंड प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एसिमुलेट द एक्रूड विजडम एंड सिंथेसाइज न्यू नॉलेज। और जो विजडम है और उससे हम नई नॉलेज का सिंथेसिस कर सकते हैं, ऐसे अवसर हमको IKS प्रदान करता है। और क्या करता है? अच्छा, एंशियंट इंडियन साइंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम सब लोग अपना क्योंकि देखिए अभी आगे कहीं है इसमें कि जो कोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन हुआ, जो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने डेलिबरेटली हमको हमारी सभ्यता से तोड़ा और धीरे धीरे हम विस्मृत हो गए कि हमारा कितना पुराना इतिहास था। और धीरे धीरे हम वही पढ़ने पढ़ाने लगे जो किताबों में लिखा गया, टेक्स्ट बुक्स में, है ना। और ये जो ओरल ट्रेडिशन वाली बात थी वो हम भूलते गए। तो हम बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। इसलिए हमको बार बार याद करने की ज़रूरत है कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो लिखे हैं हमारे चिंतकों ने, विचारकों ने, विज्ञानियों ने, वो सब विदेश में और पश्चिमी देशों में जो जो सब डिस्कवरी हुई और जिनको हम इस नाम से जानते हैं, उससे पहले से ही डिस्कवर किए जा चुके थे। जैसे कि सुलभ सूत्र में पाइथागोरस थ्योरम का हमको जिक्र मिलता है।
पाणिनि के ग्रामर में हमको एल्जेब्रिक रूल्स मिलते हैं जो आज कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। नव्य न्याय के लॉजिक में हमको मैथमेटिकल लॉजिक मिलता है। आर्यभट्ट हमको बताते हैं कि अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, ना कि सन रोटेट करता है अर्थ के अराउंड। कणाद हमको कैलकुलस बताते हैं। मेंडलीव खुद कहते हैं, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो मेंडलीव खुद कहते हैं कि उनको संस्कृत के अल्फाबेट से ये आइडिया मिला कि वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं केमिकल एलिमेंट्स के। एरविन श्रोडिंगर जो क्वांटम थ्योरी के जनक माने जाते हैं, उनको उपनिषद से आइडिया मिलता है कि क्वांटम रिवोल्यूशन फिजिक्स में हो सकता है, और जिसने कि आधुनिक विज्ञान को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो वो खुद बता रहे हैं, कहीं हमको लिखा मिल रहा है कि हमारा विज्ञान कितना रिच था। उसके एग्जाम्पल्स देखिए, ये सुलभ सूत्र में देखिए, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम कि इस पे जो वर्ग बनेगा, इस पे वर्ग बनेगा, उसका योग इस पे बने वर्ग के बराबर होगा, सब लोग जानते हैं। ये आपको पाणिनि की ग्रामर, कितना पुराना टेक्स्ट है, ओ माय गॉड। फिर ये आपको पता चल रहा है कि द सन हैज टाइड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स थ्रू अट्रैक्शन एंड मूव्स फ्रॉम अराउंड इटसेल्फ एज इट ट्रेनर मूव्स न्यूली ट्रेन्ड हॉर्सेस अराउंड हिमसेल्फ होल्डिंग देयर रेन्स। ये वैदिक फैक्ट ऋग्वेद में मिल रहा है। ये नव्य न्याय लॉजिक की किताब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस निकाल रही है। साइंटिस्ट मेंशन्ड इन अवर बुक्स, हमारी बुक्स में कौन कौन से साइंटिस्ट मेंशन होते हैं? गैलीलियो के बारे में होता है, डाल्टन पढ़ते हैं हम लोग, न्यूटन पढ़ते हैं, कॉपरनिकस पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं हम? ब्रह्मगुप्त नहीं पढ़ते, आर्यभट्ट नहीं पढ़ते, वराह मिहिर नहीं पढ़ते, कणाद नहीं पढ़ते, है ना? तो हमारा एंशियंट इंडियन नॉलेज बहुत रिच रहा है और उसकी इंपॉर्टेंस है। तो कह रहा है कि एंशियंट नॉलेज जो जनरेशन से इकट्ठा होता रहा और प्रिजर्व किया गया हमारे पूर्वजों द्वारा, 2 फॉर्म्स में किया गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल नॉलेज है वो डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है, मतलब वो टेक्स्ट में मिलती है, वेद उपनिषद वेदांग स्मृति सूत्रों के रूप में मिलती है। और जो इनफॉर्मल है वो सिर्फ शेयर्ड वैल्यूज और प्रैक्टिसेस है, जो केवल ओरल ट्रेडिशन, मतलब हमने आपको बताया, आप अपने बच्चों को बताइए, वो अपने बच्चों को बताएं, वो अपने बच्चों को बताएं, करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी वो इतने हजारों वर्षों से चली आ रही है। The thinking patterns and the repository of knowledge created by the forefather in any society enables the current generation to understand the thought processes and frameworks of the previous generation। वही बात जो भी कही गई थी। Therefore, keeping the current generation in the dark about the contribution of the ancestors, अगर हम इस पीढ़ी को अंधेरे में रखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या योगदान दिया है, तो वो क्या दिक्कत होगी? इज एन इनसफिशियंट, वो अपर्याप्त होगा, एंड ए शॉर्ट साइटेड ऑप्शन फॉर सोसाइटी, और समाज के लिए वो एक छोटा दृष्टिकोण हम देंगे। इसका मतलब कि हमको उनको बताना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का क्या योगदान रहा है। अच्छा, अगर एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम के इंपॉर्टेंस की बात करें तो 4 तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारा नॉलेज। हमको उससे आइडेंटिटी मिलती है, हमारा अस्तित्व उससे है, हमको संस्कृति मिलती है, विवेक मिलता है, और इकोनॉमिक वैल्यू भी है। इकोनॉमिक वैल्यू कैसे? जैसे कि पेटेंट करा लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात है, पेटेंट की बात है, अब तो है ना, तो इकोनॉमिक वैल्यू भी है। अच्छा, पेटेंट में ये भी है कि ये बड़े दुख का विषय है कि हल्दी और नीम का पेटेंट भारत के पास नहीं है, जबकि हम हजारों सालों से हर घर में हल्दी यूज करते हैं कि उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, उसमें वो एंटी मतलब दर्द निवारक गुण है ना। और जो नीम है वो एंटीबैक्टीरियल है, सॉरी, है ना। नीम में चेहरे पे लगाने के लिए, बाल में लगाने के लिए, दातुन करने के लिए कब से हजारों सालों से इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान में, लेकिन हम उसका पेटेंट नहीं करा पाए, तो ये इकोनॉमिक लॉस है हमारा। फिर ये चीज खास जानने की, जो हम सब ने, ये बड़ा व्हाट्सएप पे ट्रेवल भी करता रहता है, सबके इनबॉक्स में आया होगा कभी ना कभी, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं, इसलिए फिर से याद करिए इसको, कि लॉर्ड मैकाले को जब ये जिम्मेदारी दी गई कि भारतीयों के लिए आप एक सिस्टम बनाइए एजुकेशन का, और जो मैकॉले मिनट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जब पूरा भ्रमण किया भारत, तो जो लिखा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1835 में, वो पढ़िए, सुनिए, लगभग 200 साल, 2025 में हम हो गए ना, 190 साल पहले वो क्या कह रहे हैं। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मैंने पूरा भारतवर्ष घूमा, एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बेगर, मुझे कोई भिखारी नहीं मिला, कोई चोर नहीं मिला। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, इतनी दौलत मैंने इस देश में देखी है। सच हाई मॉरल वैल्यूज, इतनी हाई नैतिकता के लोग, उच्च नैतिक गुणों के लोग देखे हैं। पीपल ऑफ सच कैलिबर, इतनी योग्य लोग देखे हैं, दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्क्वेयर दिस कंट्री, कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस देश को जीत सकते हैं, अनलेस, जब तक वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, जब तक हम इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी को न तोड़ दें। और वो रीढ़ की हड्डी क्या है इस राष्ट्र की? इसका स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज, इसकी जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, इसलिए मैं ये प्रपोज करता हूँ कि इस देश की जो पुरानी
शिक्षा व्यवस्था है, उसकी संस्कृति है, उसको आप बदल दीजिए। फॉर इफ द इंडियन थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन इन इंग्लिश इज गुड, ताकि भारतीयों को ये लगने लगे कि वो सब कुछ जो विदेशी है, जो अंग्रेजी है, वही अच्छा है और उनके अपने से अच्छा है। दे विल लूज देयर सेल्फ स्टीम, उनका सेल्फ स्टीम खो जाएगा, देयर नेटिव कल्चर, उनका नेटिव कल्चर खो जाएगा, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम, और वो बन जाएंगे जो हम उनको बनाना चाहते हैं। समझ में आई बात? तो किस तरह से डेलिबरेटली हमको तोड़ा गया, हमको हमारी जड़ों से काटा गया और हमको गुलाम बना लिया गया। लेकिन तब तो गुलाम बना लिया गया, अब तो हम जानते हैं कि हमको इस तरह से गुलाम बनाया गया, तो हम वापस अपनी जड़ों की ओर लौट सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि आप अपने कल्चर से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, और संस्कृति से जुड़ के वो ये नहीं कह रहा है कि आप 200 साल पहले जैसे रहा जाता था वैसे रहने लगिए, नहीं, आप प्रोग्रेस करिए, आप ग्लोबल कॉम्पिटेंस पाइए, आप ग्लोबल एक्सीलेंस पाइए, लेकिन जड़ों से जुड़े रहिए, बस ये कहा जा रहा है। लिटरेचर, कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस। अब हम आईकेएस को डिफाइन करना चाहें तो इसमें 3 हमको शब्द अलग अलग पढ़ने। इंडियन क्या है आईकेएस में, नॉलेज क्या है आईकेएस का, और सिस्टम क्या है। तो इंडियन से शुरू करते हैं। मतलब आईकेएस में क्या क्या आएगा, पूरा लिटरेचर हमारा आएगा, कल्चर आएगा, सोशल प्रैक्टिसेस, हिस्टोरिकल एविडेंस, और सारी नॉलेज, सारी भारतीय भाषाओं में जो लिखी गई है, सब कुछ आईकेएस का हिस्सा है। तो आईकेएस में जो इंडियन टर्म है उसका मतलब आज के भारत से नहीं है, उसका मतलब अनडिवाइडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप से है, जिसको कि अखंड भारत कहा जाता था, जिसमें आपका बर्मा से लेके अफगानिस्तान से लेके लंका तक सब आता था। देखिए ये है चित्र। हम तो अब सिर्फ इतना जानते हैं ना, ये वाला अब इतना सिर्फ भारत रह गया ना, यहाँ से नेपाल, तिब्बत, है ना, भूटान, आपका बांग्लादेश, बर्मा, इधर से आपका अफगानिस्तान, इधर श्रीलंका, सब अब हट गया है, तो पाकिस्तानी में। तो ये सब पहले भारतवर्ष था, अखंड भारत था, तो इसने जो ज्ञान उत्पन्न किया वो सब आईकेएस है। सॉरी। और नॉलेज क्या है, नॉलेज फिर वही फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो टेक्स्ट के रूप में आपको मिल रहा है, और इनफॉर्मल वो जो कि ओरल ट्रेडिशन और सिर्फ बोलने से मिल रहा है, जो कहीं लिखित नहीं है। तो और ये सारा जो नॉलेज है वो हमारे अनुभवों, प्रेक्षणों, प्रयोगों, विश्लेषण से बना। फिर सिस्टम क्या है भाई, सिस्टम इन आईकेएस वी मीन ए स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी। जब हम आईकेएस में सिस्टम की बात करते हैं तो उसका मतलब है एक ऐसी मेथोडोलॉजी जिसकी संरचित मेथोडोलॉजी एंड ए क्लासिफिकेशन स्कीम टू एक्सेस द अवेलेबल कॉर्पस ऑफ नॉलेज। तो जो हमारे पास ज्ञान का भंडार है उसका एक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जो ज्ञान है उसको कोडिफाई और क्लासिफाई कर दिया गया, तो वो सिस्टम है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं नॉलेज कैसे रिटेन की जाती है। एक नॉलेज का बेस होता है, फिर नॉलेज का अधिग्रहण है ज्ञान का, फिर ज्ञान का भंडारण है, ज्ञान को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान का दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यही नॉलेज लॉस कब हो जाएगा, जब आप नई नॉलेज को कंसोलिडेट नहीं करेंगे और जब आप फेलियर टू मेंटेन एग्जिस्टिंग नॉलेज, और जो ज्ञान का भंडार है उसको एग्जिस्टिंग भंडार को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो भी ज्ञान का लुप्त हो जाएगा ज्ञान। अच्छा, तो अब क्या हुआ आईकेएस, आईकेएस हुआ, आईकेएस में आएगा ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन that have evolved, जो कि हमारे अनुभवों से, प्रेक्षणों से, प्रयोगों से और रिगरस एनालिसिस से निकला। तो आईकेएस क्या है, एक रिजर्वॉयर ऑफ विजडम है, विवेक का भंडार है, दैट कंटिन्यूज टू शेप द इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो हमेशा से भारतीय समाज के बौद्धिक, सांस्कृतिक और प्रायोगिक डायमेंशन को शेप देता रहा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि नॉलेज इज द पैरामाउंट मीन्स ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड लिबरेशन, की सिर्फ ज्ञान से हम स्वशुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। This commitment to knowledge has persisted like the unbroken flow of the Ganges river. मतलब गंगा की नदी की धारा की तरह से ये अनब्रोकन है, मतलब बिना टूटे बहता चला जा रहा है। वेदों से निकलकर, उपनिषदों से निकलकर श्री अरविंदो जब बात करते हैं वहां तक सब ज्ञान हमारा भंडार आईकेएस है। फिर आईकेएस क्या है, विज्ञान, ज्ञान और जीवन दर्शन तो है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में, हमारी कला में, प्रशासन में, कानून में, न्याय में, स्वास्थ्य में, जो हमने भवन निर्माण किया उसमें, और कॉमर्स व्यवसाय में, सब में विज्ञान था। ज्ञान ट्रांसमिट हुआ टेक्सचुअल, ओरल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन से, और डॉक्यूमेंटेड इन लैंग्वेजेस ऑफ भारत, भारतीय भाषाओं में डॉक्यूमेंट किया गया। और जीवन दर्शन फिर वहीं से बार बार निकल रहा है कि डीप एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रिगरस एनालिसिस से निकला है। अब आईकेएस कॉर्पस का एक क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क देखते हैं कि नॉलेज, ये तो पता चल गया कि फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल जो है, जो लिटरेरी है, वो कितना है, कितनी तरीके का है, तो वो 3 तरीके का है। एक है वैदिक और एलाइड लिटरेचर, जिसमें सनातन धर्म का लिटरेचर आ जाएगा, जिसमें सारा रिलीजियस और फिलोसॉफिकल पार्ट जो संस्कृत में लिखा गया।
फिर लिटरेचर ऑन अदर धार्मिक ट्रेडिशंस, दूसरे धर्मों के जो ट्रेडिशंस में लिखा हुआ साहित्य, और फिर रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्टिक्स, यानी कि संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं में लिखा हुआ ज्ञान। और नॉन लिटरेरी तो ओरल ट्रेडिशन से है, तो नॉन लिटरेरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ लिटरेरी की बात कर रहे हैं। तो आईकेएस को बांटा आपने लिटरेरी और नॉन लिटरेरी, यहाँ सिर्फ नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ इंडियन और सिस्टम की बात नहीं हो रही है, ठीक। लिटरेरी को कितने में बांटेंगे, सनातन धर्म, अदर धर्म, धार्मिक ट्रेडिशंस और रीजनल। सनातन धर्म फिर बढ़ जाएगा कोर में और अदर में। कोर में इसके 14 विद्या स्थान है, वर्क्स ऑफ सेवरल रिलीजियस लीडर्स एंड फिलोसोफर्स है। अदर्स में क्या है, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर, एल्केमी, एस्थेटिक्स, काव्य, आर्ट, हेल्थ, वेलनेस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोड ऑफ लिविंग, सब कुछ अदर में, सब कुछ। अदर धार्मिक ट्रेडिशन है बुद्धिस्ट और जैन, यानी कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का हिस्सा है। रीजनल में अदर मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में जो कुछ लिखा गया, और ओरल ट्रेडिशन में तो आर्ट में हमको मिला, हमको स्वास्थ्य में मिला, हमको जीवन में मिला, भोजन में मिला, फोकलोर में मिला, मुहावरे लोकोक्तियां में मिला, कहावतों में मिला, वो सब नॉन लिटरेरी है। तो यहाँ पे जानने वाला ये है कि 14 विद्या स्थान क्या है। 14 विद्या स्थान, जिसको चतुर्दश विद्या स्थान भी कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है देखिए। 4 वेद और उपवेद, 6 वेदांग। वेदांग क्या होते हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। पुराण एंड इतिहास, धर्मशास्त्र एंड स्मृति, न्याय इन इट्स डिटेल्ड फॉर्म। न्याय इन इट्स डिटेल फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य, और मीमांसा। मीमांसा में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और वेद तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ये हमको पता ही है। तो सारे नाम इसमें आ गए, बस उपवेद के नहीं आए। उपवेद के नाम के लिए ये देखिए, अगर भारतीय स्क्रिप्चर का आप क्लासिफिकेशन करें तो वेद है, स्मृति है, दर्शन शास्त्र है, पुराण है जिसमें भागवत मिलता है, और गीता, इतिहास और गीता। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं की स्मृति है, मतलब कि कहते हैं कि कैसे आप वेद को समझेंगे, इसके लिए बनाई गई संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक, जिसको उपनिषद भी कहते हैं। वेदांग मैंने बता दिया, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्प सूत्र। उपवेद के नाम जनरली हम लोग को नहीं पता होते हैं, अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। तो आयुर्वेद हमारा उपवेद है। दर्शन में फिर पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा। इसमें आ जाएगा आपका राइटिंग ऑफ आचार्य जगत गुरु, राइटिंग ऑफ रसिक, भक्त, सेंट, और इतिहास में रामायण, महाभारत और गीता। ये हमारा भारतीय स्क्रिप्चर है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का नॉलेज बनाता है। फिर अब आईकेएस डिवीजन के नाम से भी जाना जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है इसको अक्टूबर 2020 में। उसने इस विजन के संग बनाया है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करेंगे, प्रिजर्व एंड डिसेमिनेट डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ आईकेएस। ऐसी कोशिश करेंगे कि हम लोगों को बेहतर आईकेएस समझा सकें, लोग अप्रिशिएट करें आईकेएस को, उसको संरक्षित करें और उसका प्रसार करें। क्यों, क्योंकि उससे बेहतर हम रिसर्च कर पाएंगे और सोसाइटल एप्लीकेशंस भी हैं। तो आईकेएस उसके लिए सपोर्ट कर रहा है, फंड कर रहा है। हर कॉलेजेस में कहा जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में कहा जा रहा है, आप आईकेएस सेंटर बनाइए, आप इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च कीजिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाइए यूजी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं भारत में, वर्कशॉप चल रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इसलिए कि आईकेएस को जाना जा सके। एडिशनली द डिवीजन इनिशिएटेड आईकेएस विकी पोर्टल बनाया गया है फॉर आर्टिकल पब्लिशिंग इन वेरियस भारतीय लैंग्वेजेस, मतलब और रीजनल, क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं के प्रमोशन के लिए, विकास के लिए हमने विकी पोर्टल बनाया। फोस्टरिंग ए ब्रॉडर डिसेमिनेशन इन एंगेजमेंट विद ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। और क्या किया गया, आईकेएस के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं। देखिए, ये लोगो बनाया है आईकेएस डिवीजन ने, जिसमें लिखा हुआ है भद्रायाम सुमतो यतेम। इसका मतलब है, हे अग्नि, हम आपकी सुखद सही सोच में काम करना और प्रयास करना चाहते हैं। तो इस डिवीजन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि टू रिजुविनेट एंड मेन स्ट्रीम इट बाई इंटीग्रेटिंग इट इनटू द फैब्रिक ऑफ अवर एजुकेशन रिसर्च इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा एजुकेशन का रिसर्च इकोसिस्टम है उसमें हम रिजुविनेट करें और उसको जोड़ दें, मेन स्ट्रीम कर दें, मुख्य धारा से जोड़ दें। तो ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड कंटेम्प्रेरी नॉलेज सिस्टम, यानी कि जो समसामयिक हमारा नॉलेज सिस्टम चल रहा है और जो पुराना नॉलेज सिस्टम है उसके जो बीच में गैप आ गया है उसको पाट दिया जाए। बाई डूइंग सो द आईकेएस डिवीजन एम्स एट कल्टिवेटिंग ए लिविंग ट्रेडिशन that fosters the creation of new knowledge and inspires the development of future innovators and scholars based on Bharatiya paradigms of knowledge generation and transmission. ठीक है, तो आईकेएस डिवीजन के कुछ कोर प्रिंसिपल भी हैं। कौन कौन से हैं, परंपरा, दृष्टि और लौकिक प्रयोजन। परंपरा, जो हम कह रहे हैं ना कि ये जो परंपरा है, परंपरा है का मतलब सतत है, मतलब चलती जा रही है, कहीं टूटी नहीं हुई है, पीढ़ियों से चल रही है, ये सिंस टाइम इमेमोरियल कंटिन्यूअस अनब्रोकन नॉलेज ट्रेडिशन, इसीलिए परंपरा। फिर दृष्टि,
भारतीय दृष्टि, एक यूनिक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, जिसको भारतीय दृष्टि कहा जाता है। होलिस्टिक सॉल्यूशन हम देखना चाहते हैं। और लौकिक प्रयोजन की प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम टू सॉल्व करंट एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। हम वैश्विक समस्याओं को भी अपने आईकेएस से सॉल्व कर सकते हैं, यही हमको दुनिया को बताना है। अच्छा, मुझे लगा और बहुत है तो मैं थोड़ा स्पीडी हो गई थी। तो ये रहा आईकेएस। आईकेएस में इंडियन है, नॉलेज है, सिस्टम है। फिर नॉलेज में फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल में वैदिक है, ब्राह्म अदर भाषाओं में है, और 14 विद्या स्थान है। और फिर वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, सबके नाम पता होना चाहिए हम लोग को। हम लोगों को तो मतलब ये भी होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है ये भी थोड़ा बहुत पढ़ सकें, कोशिश कर सकें। कहीं वो डिजिटाइज किए जा रहे हैं अब, ताकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि बहुत हजारों साल पुराना सब है। पत्तियों में लिखा हुआ कितना तो ज्ञान खराब हो गया, कितना तो हम प्रिजर्व नहीं कर पाए। फिर भी जो भी बचा रह गया है उसको भी अगर हम जान के, बचा के, प्रिजर्व करके अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित कर सकें, जुड़ सकें अपनी जड़ों से, तो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। तो भला हुआ एनईपी 2020 का, जिसने कि हमको पुनः इस तरफ देखने के लिए प्रेरित किया। किस लिए सारी बातें हो रही है, इसीलिए ना कि एनईपी 2020 कह रही है कि क्रेडिट कोर्सेज, नॉन क्रेडिट कोर्सेज सब लोग चलाइए आईकेएस पे अपने अपने यहाँ, ताकि बच्चों को पता चल सके, स्टूडेंट्स अवेयर हो सके अपने आईकेएस के प्रति, है ना। इवन यूजीसी ने बुकलेट निकाली है फैकल्टी की ट्रेनिंग के लिए भी। यूजीसी ने बुकलेट निकाली है कि कैसे आप आईकेएस को इंटीग्रेट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ। तो ये सब जानने पढ़ने की बात है, ज़रूरत है ना। चलिए, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।